अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। ख़ास तौर पे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगी सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके बारे में भी आपको अपडेट्स देंगे कि मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। ख़ास तौर पे कल रात को जब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो एक उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं और इस वक्त काफ़ी कशीदगी की सूरत हाल दोनों मुल्कों के दरमियान चल रही है। इसके साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बड़ी जल्दी से जनाब हम लोग अपने टारगेट 29 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ जो है रवा दवा है। तकरीबन अब सिर्फ 26-27 हज़ार सब्सक्राइबर्स ही कम हैं और इंशाल्लाह कोशिश है जल्द अज जल्द उसको टारगेट को कंप्लीट किया जाए। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस सब्सक्रिप्शन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं और इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के 2 दिन के दौरे के ऊपर मैं इस वक्त यहाँ पे आया हुआ हूँ। दौरा तो मैं इस तरह कह रहा हूँ जैसे मैं कोई सियासतदान हूँ, मतलब किसी काम के सिलसिले में जो है मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो इसलिए अगले 2 दिन जो है आप मुझे इस्लामाबाद से ही मेरे साथ जोड़ सकेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा ईरान और अमेरिका के हवाले से जो सूरत हाल है उसके बारे में आपको अपडेट दें। डोनाल्ड ट्रंप का जो कल रात का बयान था उसकी वजह से सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा हो गई। अब लेटेस्ट उसके अंदर अपडेट ये है कि आज ये कहा जा रहा था, खबरें आ रही थी कि जनाब जो मुजाहिरीन जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ पे मुजाहरा किया उनमें से किसी एक शख्स को जो है, एक उनका कोई रहनुमा है या कारकुन है, उसे जनाब ईरान की रजीम ने यह फैसला किया है कि उसे फांसी दी जाएगी, जिसकी वजह से बड़ी तशवीश पाई जाती है। पूरी दुनिया से इसकी कंडमनेशन की जा रही है, मज़म्मत की जा रही है कि ऐसा कतई तौर पे नहीं होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है वो एक वार्निंग दे दी है कि जी अगर मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में जो है ईरान को मज़ीद सख्त कार्रवाई का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्हें फांसियों के बारे में कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई, लेकिन अगर उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि अगर ईरान में गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी दी जाती है तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। हम नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही जारी रहे, लेकिन जब हज़ारों लोगों को कत्ल किया जाए और फांसी की बात हो तो फिर इन सब का नतीजा ईरान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। याद रहे कि इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों को बगावत पर उकसाते हुए कहा था कि ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें, अमरीकी मदद जल्द पहुँचने वाली है। और अमरीकी सदर ने अपने शहरियों और इत्तेहादियों को जो है वो ये कहा था कि जनाब आप ईरान से जो है वो इनखला कर लें, वहाँ से बाहर निकल जाएँ। दूसरी जानिब तेहरान की जानिब से, यानी कि ईरानी जो हुकूमत है उनकी जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों को जहाँ पे वो साथ आस-पास पड़ोस मुल्क के अंदर जहाँ पे उनके अड्डे हैं या बेसेस हैं और वहाँ पे जहाँ पे वो तैनात हैं, उनको उन्होंने खबरदार किया कि अगर वाशिंगटन ने ईरान में होने वाले मुजाहिरों में मुदाखलत की धमकी दी तो वो अमरीकी अड्डों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। ये बात एक सीनियर ईरानी एहलकार ने जो है रॉयटर्स को बताई है कि फिर हम उनको जो है अटैक करना शुरू कर देंगे। 3 सफारतकारों का कहना है कि कुछ एहलकारों को खित्ते में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे से निकलने का मशवरा दिया गया है। हालांकि वहाँ फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर फ़ौजियों के इनखला के कोई आसार नहीं है, जैसा कि पिछले साल ईरानी मिसाइल हमले से चंद घंटे पहले हुआ था। और एक इजरायली एहलकार ने बताया है कि जी एक इजरायली जायजे के मुताबिक ट्रंप ने मुदाखलत करने का फैसला किया है, हालांकि इस कार्रवाई की गुंजाइश और वक्त अभी तक वाज़ेह नहीं है। तीनों सफारतकारों ने रॉयटर्स को कहा कि कुछ एहलकारों को बुध की शाम तक कतर में अमरीकी फ़ौज के अल अदीद एयरबेस से निकल जाने का मशवरा दिया गया है। यानी कि जो अमरीकी बेस है उसको इस बात का ख़तरा है कि ईरान की जानिब से जो है कोई रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है और हो सकता है कि अल अदीद एयरबेस के ऊपर जो है ईरान की जानिब से अटैक किया जाए। सफारतकारों में से एक ने इस इक़दाम को इनखला का हुक्म के बजाय करेंसी की तब्दीली करार दिया। अड्डे से करीब फुटबॉल स्टेडियम और शॉपिंग मॉल तक फौजियों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत का कोई निशान नहीं था, जैसा कि पिछले साल ईरान की जानिब से ईरानी जौहरी अहदाफ पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के जवाब में अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाने से चंद घंटे पहले हुआ था। उस वक्त जब ये इसराइल और ईरान के दरमियान जब उस वक्त जंग जारी थी तो अल अदीद एयरबेस के पास जो है वहाँ से अमरीकी फ़ौजियों को जो है वो वहाँ से निकाल लिया गया था और उनको आसपास के एरियाज़ के अंदर जो है डिप्यूट कर दिया गया था। लेकिन फ़िलहाल ये सूरत हाल अभी वहाँ पे जो है वो नज़र नहीं आ रही। दोहा में अमरीकी सफारत खाने ने फौरी तौर पर फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया है और कतर की वजारत ख़ारजा ने फौरी तौर पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर ईरानी अहदेदार ने कहा कि तेहरान ने खित्ते में अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। अहदेदार ने कहा कि तेहरान ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से लेकर तुर्की तक इलाकाई ममालिक से कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान को निशाना बनाया तो इन ममालिक में अमरीकी अड्डों के ऊपर जो है वो हमला शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी
स्टीव विटकॉफ ने शाह ईरान के जलावतन बेटे रजा शाह पहलवी से खुफिया मुलाकात का उनका इंकशाफ हुआ है। रजा शाह पहलवी के बेटे जो हैं वो बेसिकली इस वक्त जो साबिक शाह ऑफ ईरान थे, ये उनके जलावतन बेटे हैं और वो बेसिकली जो मुजाहरे इस वक्त ईरान के अंदर हो रहे हैं वो उसे पूरी तरह बाहर से बैठ कर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि विटकॉफ की जो है वो नुमाइंदा खुसूसी, जो डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी हैं, उनकी इनके साथ कोई खुफिया मुलाकात हुई है। इस वक्त ये बात बेसिकली हो रही है कि ये जो शाह ऑफ ईरान के जो बेटे हैं, इनको शायद अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है कि वो आके अगली रिजीम जो है उसको संभालें। मौजूदा रिजीम के खिलाफ, मौजूदा ईरानी हुकूमत के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो फिर शायद शाह ऑफ ईरान के बेटे को इंस्टॉल किया जाएगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वीकेंड पर होने वाली मुलाकात में ईरानी मुजाहिरों के ऊपर तबादला ख्याल हुआ है और ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद ईरानी हुकूमत, मुखालिफ शख्सियत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ये पहली आला सतह की ये मुलाकात है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया था कि वो पहलवी से फिलहाल मिलने का, वो खुद वन ऑन वन फिलहाल मिलने का कोई इरादा नहीं रखते, ये कहते हुए कि वो एक अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन ये इस वक्त उन्हें लगता है कि मुनासिब वक्त नहीं है। लेकिन अब उनके नुमाइंदा खुसूसी के मिलने की जो है ये खबर आ रही है। इससे पहले ईरान के जो आखिरी बादशाह के जिलावतन बेटे रजा पहलवी ने ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों को में शिद्दत लाने के लिए मुल्क भर में अवाम से अपील की थी कि वो सड़कों पर निकले। रजा पहलवी की पैदाइश के बाद से ही अपने वालिद शाह ऑफ ईरान के जानशीन के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। सन 1979 में वो अमेरिका में लड़ाका तैयारा उड़ाने की तरबियत हासिल कर रहे थे जब इनकलाब के दौरान उनके वालिद रजा शाह पहलवी की बादशाहत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा बरतानवी मीडिया ने कहा है कि जी ईरान में करेंसी की कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बरतानवी मीडिया ने ईरान में पिछले हफ्ते जलाओ घिराव और लूटमार के वाक़यात में मुलव्वस फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी की हैं। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया के क्लिप्स शेयर किए हैं और बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब ये वीडियोज़ पहले सामने नहीं आ सकी, जबकि ईरान ने अमरीका और इसराइल को फसादात में मुलव्वस करार दिया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान में करेंसी की कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में भी दरारों के फिलहाल कोई आसार नहीं है। सो इवन दो अमेरिका की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि ऐसा हो और किसी तरह, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको पंप भी कर रहा है वहाँ पे मुजाहिरीन को कि जनाब आप पूरी तरह जो है वो मौजूदा सेटअप के खिलाफ जो है मुजाहरे भी करें, पुरतशद्दुद मुजाहरे करें, लेकिन फ़िलहाल ईरानी हुकूमत के अंदर जो है वो कोई दरार या फ्रैक्चर्स आपस में जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा ज़ाहिरी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर अमेरिका कुछ इस तरह का करने की कोशिश करता है तो ज़ाहिरी बात है ईरान की जानिब से इसकी रिटेलिएशन होगी। और ज़हन में रखिएगा कि जब भी किसी मुल्क के अंदर जो जंग की सूरत हाल होती है तो उसके आस पास के जो ममालिक होते हैं उसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और पाकिस्तान की पोजीशन को आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब लास्ट टाइम इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जब ईरान के ऊपर हमला किया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया था और तमाम साइड्स अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो चीज़ों को ठंडा करने की बड़ी उन्होंने कोशिश की थी। और बाद में ईरानी सदर ने उसके बाद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था कि पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ के ऊपर, इस नाजुक मरहले के ऊपर उन्होंने ईरान को जो है पूरी तरह सपोर्ट किया था। मैं ये बात एक्चुअली इस वक्त इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मुझे आज भी याद है कि जब ये सारा कुछ हुआ था तो हमारे बहुत से लौंडे लपाड़े जो अक्सर औकात पाकिस्तान मुखालिफ खबरों को जो है वो बड़ा पंप अप करते हैं, तो उस वक्त उन्होंने ये हवा उड़ाई थी कि जनाब पाकिस्तान ने जो है अमेरिका को अपनी बेसिस दे दी हैं और ईरान के ऊपर हमले जो है वो यहाँ से होंगे, जबकि वो फेक न्यूज़ थी। उनको शर्म भी नहीं आई, ना उन्होंने आज तक इसके ऊपर माफ़ी मांगी कि जनाब हमने ये फेक न्यूज़ दी है। और इसके ऊपर अच्छा पहले फेक न्यूज़ देते हैं, फिर तबसर और तज्ज़िया भी उसके ऊपर पूरी शुरू कर देते हैं। ना वो चीज़ होती है, ना ऑन ग्राउंड एक्चुअली वो मौजूद होती है, लेकिन उसको बिल्डअप कर दिया जाता है। तो अब अगर दोबारा अमेरिका की जानिब से इस तरह ईरान के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो आप अभी से, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी से आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप देखिएगा ये घसीट के किसी तरह पाकिस्तान को बीच में ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इससे उनके बयानिए को जो है वो एक तक़वियत मिलती है और बयानिए को उनको सपोर्ट मिलती है। तो वो बेशक स्टोरी बनानी भी होगी तो वो ज़रूर बना लेंगे। इंटरनेट बंदिश जहाँ पे ईरान के अंदर जो है वो उसका सामना है, वहीं पर अब पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आई है कि जनाब 15 जनवरी को इंटरनेट की रफ्तार जो है वो सुस्त हो सकती है और मुमकिना सर्विस के अंदर जो है वो तातुल भी हो सकता है। नया टेल कंपनी बड़ी मशहूर इंटरनेट कंपनी है, इस्लामाबाद के अंदर भी ऑपरेट करती है। उनके मुताबिक ये मुरम्मती कार्रवाई जो है दोपहर तकरीबन 2 बजे शुरू होगी और इसमें तकरीबन 8 घंटे लग सकते हैं और जिसके दौरान मुल्क भर में इंटरनेट की कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो सकती है। नया टेल की जानिब से सार्फिन को भेजी गई एक ईमेल में कहा गया है कि मुरम्मत एक बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल पर की जा रही है और नागुज़ीर है। अगरचा कंपनी ने केबल की दुरुस्त जगह या खराबी की तफसीलात फराहम नहीं की, सार्फिन को मुमकिना तौर पर इंटरनेट की रफ्तार में कमी का सामना जो है वो हो सकता है। सबमरीन केबल पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी डेटा ट्रैफिक के लिए इंतहाई अहम है
और इनमें किसी भी किस्म की खराबी ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन काम और दीगर डिजिटल खदमात को जो है वो मुतासर कर सकती है। तो अभी से बेसिकली आपको वार्न किया जा रहा है कि अगर 15 तारीख को आपके इंटरनेट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए तो बेसिकली उसको पहले से बताया गया कि इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट। आई होप कि इस मरतबा कोई शाक ना हो, लेकिन पहले से जो है ये बात बताई जा रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जनाब वादी तीरा में खैबर के बेघर और मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद का जो है वो फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदानों और बेघर अफराद की इमदाद के लिए 4 अरब रुपए रिलीफ फंड जो है वो जारी करने की मंजूरी दे दी है। महकमा ख़जाना ने भी PDM की जानिब से भेजी गई समरी मंजूर करके सेक्रेटरी रिलीफ को बाज़ाब्ता मरासला जारी कर दिया है। मरासला में अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर ज़िला खैबर को हिदायत जारी की गई है कि फ़ंड्स के इस्तेमाल में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और तीरा में बेघर होने वाले ख़ानदानों की बहाली के अमल को तेज़ किया जाए, जबकि तीरा मुतासरीन के लिए फ़ंड्स की यही दरख्वास्त नवंबर 2025 में मुस्तरद कर दी गई थी। इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने आज एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है। उन्होंने एक नई स्टोरी दी है और उनका यह कहना है कि अली अमीन गंडापुर का उनसे इंटरेक्शन हुआ है और उनको कोट करते हुए उन्होंने खबर दी है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वाज़े दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए अगवान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है और ये सब अफगान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इल्म है और उनकी हिमायत से हो रहा है। ना सिर्फ सूबाई बल्कि वफाकी हुकूमत को भी इनका हक़ाइक़ का इल्म है। साबिक़ वज़ीर आला की हैसियत से मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। अब ये गंडापुर साहब का ये जो बयान आता है ये सुहेल आफरीदी साहब के बयान के सामने आके खड़ा हो जाता है जो उन्होंने पिछले दिनों दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं देखे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है या वहाँ से जो है वो दहशतगर्दी हो रही है। जबकि मेरे ख्याल में बड़ा एक आसान तरीका है, अगर उन्होंने इस सिलसिले में सबूत देखने ही थे तो आखिरी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी को देख लेते, जिसमें एक्चुअली पूरी लिस्ट की गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी या पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है उसमें अफगान शहरी किस तरह मुलविस हैं या उनकी सरजमीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो कशीदगी हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तो अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई थी और ड्रोन्स के जरिए जो अटैक्स हुए थे पाकिस्तान की जानिब से, उसी से पता लग जाता है कि किन किन ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया था। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि उसके बाद जो कतर की सालसी के जरिए और टर्की की सालसी के जरिए जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें पूरा डोजियर जो है वो पाकिस्तान ने उनके सामने रखा था। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी को नहीं पता तो शायद सुहेल आफरीदी साहब को ये नहीं पता कि जनाब अफगानिस्तान से जो है ये इस तरह के हमले पाकिस्तान में होते हैं। दूसरी बात ये, मेरा ख्याल में अगर सुहेल आफरीदी साहब चलें एक मिनट के लिए मान भी लीजिए कि उनको नहीं पता इस सारी चीज़ का, तो बड़ा आसान तरीका है, आप वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से या होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से रब्ता करें और उनसे कहें जनाब मुझे आधे घंटे की जो है एक ब्रीफिंग दी जाए, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है या आपके पास क्या सबूत हैं। मेरे ख्याल में जब वो सबूत आपके सामने रख दिए जाएंगे तो आपके गिले शिकवे जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे और मुल्क की जो फ़ौजी क़यादत है और खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है मेरे ख्याल में वो सेम पेज पे आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे ख्याल में उनको एक ब्रीफिंग देनी चाहिए, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए। वो मुल्क एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका राइट है कि उनको ये सारी चीज़ें पता लगें, तो उनको बिल्कुल ये ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे से कहा है कि जी ये वो अफराद हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलविस हैं और अफगानिस्तान में उनकी मौजूदगी एक दस्तावेजी हकीकत है। खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस थे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाक़यात में अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बाज़ खुद कुछ हमलों में मुलविस अफराद और हलाक होने वाले दहशतगर्द अफगान थे, जबकि बाज़ का ताल्लुक TTP से था। ये महज इल्ज़ामात नहीं बल्कि शवाहिद और सरकारी रिकॉर्ड से साबित शुदा हक़ाइक़ हैं। ये पूरा मामला रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बिलखुसूस TTP की क़यादत में होने वाली दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुक हक़ाइक़ की बुनियाद पर साबित हो चुके हैं। तो ये गंडापुर साहब जो है वो खुद एक बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी के बारे में जो है वो बता रहे हैं। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो जो है वो ट्वीट की है, एक्स के ऊपर डाली है, जिसमें अलीमा खान साहिबा जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी उनकी सरजनिश कह लें या उनसे गिले शिकवे कर रही हैं। और वीडियो में जो है अलीमा खान साहिबा कहती हैं जी कश्मीर किधर है, बेसिकली कश्मीर से मुराद के जी लोग किधर हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे, आप कश्मीर में खड़े हो ना। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी कहते हैं कि जी हमने पलंदरी में जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर किया है। अलीमा खान कहती है नहीं, लेकिन अब आप फिक्र ना करें, हमने लोगों को कह दिया कि आप खड़े नहीं होते तो लोग अब खुद खड़े हो जाएं और लोग खड़े होंगे। अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी कहते हैं कि ये ज़्यादती है, ये जो आप कह रही हैं ना ये ज़्यादती है। अलीमा खान कहती है मैं अपनी बात कर रही हूँ, लोगों की बात कर रही हूँ। नियाज़ी साहब कहते हैं जी दरमियान में मसला होता है। अलीमा खान कहती है नहीं जी नहीं, हमें नज़र आना चाहिए कि आप खड़े हैं।
सो बेसिकली अलीमा खान साहबा का गुस्सा इस बात का है कि जो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बात की थी कि इन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई कि जी 10,000 लोग आने चाहिए, 10,000 लोग आने चाहिए, लेकिन वो 10,000 लोग नहीं आए। अब जाहिर बात है इसका नज़ला जो है वो आम तौर पे ये होता है, ये एक बड़ी रूटीन बात है कि जो एक टॉप लीडर होता है, वैसे तो अलीमा खान साहबा मतलब हमें तो ये बताया जाता है कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मेकिंग के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन हमें यही बताया जाता है कि जनाब वो किसी पॉलिसी बयान को वो नहीं दे सकती, लेकिन साथ ही साथ वो गिले शिकवे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो है वो कर रही हैं कि जनाब आप जो है वो बंदे क्यों नहीं इकट्ठे कर पाते, बंदे क्यों नहीं लेकर आते। तो मेरा ख्याल में इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि अलीमा खान साहबा के गुस्से की वजह से शेर अफजल मरवत जो है वो नाराज़ हो गए, मिशाल यूसुफजई हैं वो साइडलाइन हो गई। इस तरह और बहुत से लोग हैं, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने आप को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन्होंने अपने आप को साइड पर कर लिया है। तो उसके अंदर अब आप आज़ाद कश्मीर से रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी साहब, उन्हें भी शामिल कर लीजिए कि उन्हें भी जो है वो अलीमा खान साहबा के गुस्से का सामना करना पड़ा। शबीर डार साहब ने, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट करते हैं अडयाला जेल से, उन्होंने रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा कारकुन हमेशा मार खाने के लिए होता है। अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और शाहिद खट्टर के सामने इन कारकुनान को भगाया गया, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कारकुनान को मुंतशिर करने के बाद अलीमा खान की गाड़ी मंगवाई गई, वो पुलिस से बातचीत करके पुरअमन तरीके से गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गई। ये बेसिकली कल रात की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात हो रही है कि जब वहाँ पर पकड़ दकड़ वगैरह हो रही थी तो लीडर जो हैं वो सारे गाड़ी में बैठ के निकल गए, लेकिन जो कारकुन है वो बेचारा डंडे भी खाता है, उसको गिरफ्तार भी किया जाता है और वो अदालतों को जाके भुगतता भी है। और जाहिर बात है फिर उसके घर वाले उसकी ज़मानत कराने के पीछे जो है वो भाग दौड़ करते रहते हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने जनाब एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जी कि पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हामी ग्रुप की सोच जो है वो अब गालिब आ चुकी है। फवाद चौधरी साहब खुद इस बात की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है या मौजूदा क़यादत है उसके अंदर भी ये सोच जो है परवान चढ़ रही है। और उन्होंने कहा और अब अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इनकलाब नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट में कौन सा नुक्ता नज़र जो है वो गालिब आता है। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी डायलॉग का शिकार है और अगर आइंदा चंद माह में संजीदा मुज़ाकरात का आगाज़ ना हुआ तो पाकिस्तान एक तवील सियासी इंतशार में दाखिल हो सकता है। हुकूमत और पीटीआई दोनों अपनी अपनी ताकत आजमा चुकी हैं, मगर ना हुकूमत इमरान खान की सियासी हैसियत ख़त्म कर सकी और ना ही पीटीआई किसी इनकलाबी तब्दीली में कामयाब हो सकी। मौजूदा सूरत हाल एक वाज़ेह स्टेलमेट है। अगर इस डेडलॉक को बरकरार रखा गया तो खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च, इसके नतीजे में हुकूमती सख्त इकदाम, गवर्नर राज और असम्बलियों से इस्तीफ़ों जैसे फैसले सामने आ सकते हैं, जिससे आने वाला एक साल शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम की नज़र हो जाएगा। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमने इस वक्त किसी किस्म का कोई सोल्यूशन ना निकाला, कोई मुज़ाकरात ना हुए, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ, तो ये जो 2026 का साल है ये 2025 से भी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अभी तो हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कायम है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको उल्टा दिया जाए या कोई गवर्नर राज लगा दिया जाए या जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है वो भी हमारे हाथ से जाए। तो इसका जो है वो जिक्र हो रहा है। मज़हर अब्बास साहब ने जंग के अंदर एक कॉलम लिखा है, उनका कॉलम है जी मिशन अफरीदी कामयाब मगर कैसे। लिखते हैं कि यकम से 8 जनवरी तक सबसे यकम से 8 जनवरी तक सब अच्छा का तासुर गया और जिस तरह सिंध के वज़ीर सईद गनी ने अफरीदी साहब का इस्तकबाल किया, इससे सियासी हल्कों में आम तासुर यह गया कि तमाम तर गैर सियासी रुकावटों के बावजूद आने वाले वक्तों में इन दो बड़ी जमातों के दरमियान एक बेहतर सियासी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकती है, ख़ास तौर पर मरकज़ और पंजाब में। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सारा तासुर ज़ायल हो गया और सिंध हुकूमत और PPP एक जीती हुई बाजी अपने ही होम ग्राउंड पर हार गई। मगर कहानी अभी नामुकम्मल है मेरे दोस्त, क्योंकि पंजाब में ना वो जलसे कर सके और ना कोई रैली। मगर दौरा सिंध के दौरान 8 जनवरी से 11 जनवरी तक आफरीदी साहब ने रैली भी निकाली, जलसा भी किया और आने वाले वक्तों में शुरू होने वाली स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कराची को मुतहरिक भी कर दिया गया। मासवाए इतवार के रोज़ के जो कुछ बाकी सब अच्छा रहा, बेहतर होता अगर सिंध हुकूमत गैर ज़रूरी तौर पर वो रवायती रियासती हरबे इस्तेमाल ना करती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बनी बनाई बात बिगड़ गई? क्या सिंध हुकूमत या वज़ीर आला की पॉलिसी से कुछ हल्के नाराज़ हो गए या फिर अफरीदी साहब की सदर ज़दारी पर ज़रा से तंजिया अंदाज में तनकीद के बाद राय बदल गई? हालांकि मैं ज़ाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ कि सुहेल अफरीदी ने यह बात बहुत धीमी अंदाज में भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हुए कही थी। लगता यह है कि खुद PPP के अंदर भी कुछ लोगों ने ज़रदारी साहब के हवाले से इस तनकीद को पसंद नहीं किया। मुस्लिम लीग नून का जितना स्टेक लाहौर में है, कराची की सियासत में PPP का नहीं है और बाकी सिंध में अब तक तहरीक इंसाफ कोई जगह नहीं बना पाई। लिहाजा कराची में PTI जितना भी बड़ा जलसा करती है उसका सियासी नुकसान या तो MQM को था या जमात इस्लामी को या फिर उनको, जिनसे बहरहाल PTI के मामला हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहे हैं। कराची वैसे भी पश्तून ज़बान बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी अक्सरियत का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सियासी रुझान भी MQM से PTI की तरफ गया और अगर आखिरी बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मुंतखब टाउन नाजिम के साथ कोई मिडनाइट जयकॉल वाली सूरत हाल नायब बनाई जाती तो आज मुर्तज़ा वहाब बहरहाल मेयर ना होते।
अब ये बेचारे हाफिज़ नईम साहब की बदकिस्मती है कि उस वक्त वो बस गलती से इमरान खान साहब से मिल लिए। कराची में पीपीपी के लिए कुछ पिछले चंद साल में अगर कोई सेटअप परेशानी का बायस है तो वो एक वक्त में उसका मजबूत गढ़ लियारी है, जहां से शायद अब भुट्टो खानदान के अफराद बासानी इलेक्शन ना जीत सकें। इसके सिवा पीपीपी के लिए पीटीआई की रैली और जलसे को रोकने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। अलबत्ता मुल्की सतह पर कराची का पैगाम बड़ा तासुर कायम करता है। जो कुछ पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे यह पैगाम वाज़े तौर पर गया है कि पीटीआई की मकबूलियत में कमी नहीं आ रही, और अगर इतनी ही इजाज़त पंजाब में मिल जाती तो वह तमाम तासुर ज़ायल हो जाता है जो सरकारी तौर पर मीडिया में दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लोग सड़कों पर नहीं आ रहे। इस लिहाज से सुहेल आफरीदी के दौरे का असल मकसद ज़रूर हासिल हो गया, और सिंध में जहां तहरीक इंसाफ तंजीमी तौर पर खासी कमज़ोर है, इस दौरे ने उनके कारकुनों को मुतहर्रिक कर दिया। बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता ये तज्जिया है जो मैंने सुहेल आफरीदी साहब के जलसे के बाद जो है मैंने दिया था। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।